ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੈਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਦਰਅਸਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन बात यह है कि ये एयरपोर्ट नाइट ऑपरेशंस अभी बंद हैं। सनसेट के बाद कोई फ़्लाइट ना आती है ना जाती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि मार्च या उसके बाद यहाँ पे 24/7 ऑपरेशंस होंगे। फ़्लाइट्स आ भी सकेंगी और जा भी सकेंगी। कुछ और एक्सपेंशंस भी होगी। जानने के लिए हमारे साथ हैं CEO हैं जो एयरपोर्ट के, मिस्टर सुनील दत्त। सर, मार्च के बाद 24/7 फ्लाइंग होगी यहाँ से एयरपोर्ट के, क्या इसमें डिटेल्स हैं? कितनी फ़्लाइट्स और आएंगी? किस तरह आप देखते हैं इस सारी चीज़ को? इस एयरपोर्ट पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो रनवे जो है वो इंडियन एयरफोर्स मेंटेन करता है उसको। तो इस रनवे की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम थी, खास करके उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए नहीं थी, और जो लेंथ थी वो 9000 फीट थी। तो बाद में इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसीज़न लिया कि इसको रनवे की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई जाए और लेंथ को भी बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सकें ईजीली। बड़े एयरक्राफ्ट का मतलब ये है कि आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट जैसे 777 या 787 या फिर आपके जम्बोज, एयरबस 330, 340, इस तरह की फ़्लाइटें जो कि ज़्यादा दूरी तक हमको लेके जा सकें, जो कि इस पर रीजन की पोटेंशियल डिमांड है। जैसे पंजाब के अंदर मेरे यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बेसिकली लंदन का, यूरोप का, यूके एंड आपका जो कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब हमारा, न्यूजीलैंड, ये हमारा पोटेंशियल डिमांड है बेसिकली। तो वहाँ तक जाने के लिए अभी तक जो रनवे अवेलेबल था वो केवल हमारा एयरबस 320 लेवल का था, यानी कि जो एयरपोर्ट का कोड के बारे में अगर बात करें तो 4D कोड था, जो कि अब 31 मार्च से ये अपग्रेड होकर के कोड 4E हो जाएगा। 4E होने का मतलब ये है कि आपकी जो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट्स हैं, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं, वो यहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे और ये एयरपोर्ट उन फ्लाइट्स को ऑपरेट कराने में सक्षम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है इस एयरपोर्ट का वो है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ये भी डिसाइड किया कि ये एयरपोर्ट को 31 मार्च से 24 आवर ऑपरेशन के लिए दे दिया जाएगा। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो हमारी ये कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली 51% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 24.5% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, 24.5% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन तीनों का मिला जुला एक जॉइंट वेंचर हमारी कंपनी है ये। तो इस कंपनी का जो दायित्व है वो बेसिकली वो ये है कि इस एयरपोर्ट को डेवलप करना और पोटेंशियल यहाँ पे और जितने भी फ्लाइट्स को बढ़ाना और सिविल एविएशन को प्रमोट करना, ये हम लोगों का बेसिक जो ड्यूटी है। तो उसके हिसाब से जो हमको जो अभी 31 मार्च से जो चीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है कि एयरपोर्ट जो है वो 24 घंटे चालू रहेगा। उसके बाद में जो रनवे है वो हमारे को 75 PCN प्लस मिल जाएगा, और जो रनवे लेंथ है वो आपकी 10,400 फीट मिल जाएगी। तो हम वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को लेने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे ही ये डिक्लेरेशन हम कर देंगे, उसके बाद में हम जो बड़ी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम इनवाइट कर सकेंगे यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखने के लिए, और उनको हम अवगत करा सकेंगे कि ये यहाँ पर आप आ सकते हैं और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन कर सकते हैं। ये लगता है गेम चेंजर हो सकता है, फॉर्चून चेंजर हो सकता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड था पहले एयरफोर्स के कारण, लेकिन 31 मार्च के बाद चीज़ें बदल सकती हैं एयरपोर्ट के लिए और ज़्यादा। ये रिस्ट्रिक्टेड था एयरफोर्स के कारण, ऐसा नहीं है। बेसिकली एयरपोर्ट हम पहले भी रात को 10 बजे तक चलाते थे, लेकिन क्योंकि रनवे की स्ट्रेंथ बड़ी है और करीब करीब आधा मीटर रनवे को की मोटाई को बढ़ाया गया है, इतनी लेयर्स इसमें 8 लेयर्स डली हैं, तो उन लेयर को डलने की वजह से जो रनवे लाइट्स थी उन रनवे लाइट्स को निकाला गया। तो रनवे लाइट्स को लगने में, लेयर्स को लगाने में जो समय लगता है, उस वजह से बेसिकली ये सनसेट तक हमारा बंद है, क्योंकि अभी रनवे लाइट पूरी नहीं है, लगी नहीं है। जब तक रनवे लाइट नहीं होती हैं तो रात में ऑपरेशन इसका होना संभव नहीं होता है।
यह एक कारण है बेसिकली। और गेम चेंजर हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है नहीं है, गेम चेंजर है, गेम चेंज हो चुका है। क्योंकि गेम चेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पे नाइट पार्किंग की एप्लीकेशन आ गई हैं एयरलाइनर्स की। इसके अलावा रात में जो है कई सारी फ़्लाइटें की ऑपरेशन करने के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, जो आज मेरे पास में 25 से 29 फ़्लाइटें पर डे हम फ्लाइट कर रहे हैं। डिपार्चर है, जो मैं केवल डिपार्चर की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट की नहीं। तो जो डिपार्चर हैं 25 से 29 डिपार्चर और 25 से 29 अराइवल, वो बढ़ करके 50 प्लस हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी इसकी तैयारी चल रही है। तो गेम चेंज तो हो चुका है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि डोमेस्टिक 50 प्लस हो जाएगा, लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से चंडीगढ़ से देश के किसी भी कोने में फ्लाई करने के लिए। लेकिन जैसे आपने अमृतसर में भी काम किया, हब है वो पंजाब की, चंडीगढ़ भी बिल्कुल पंजाब की कैपिटल है, बहुत ज़्यादा NRIs हैं। एक हमेशा ही बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, उसकी क्या उम्मीद है पंजाबियों को, या जो हिमाचल से जहाँ ट्रैवल करते हैं, जम्मू से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, ये इंटरनेशनल के लिए कब तक, जिसको कहते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ से? तो देखिए, पहला स्टेप जो था वो हमने पार कर लिया। पहला स्टेप ये था कि आपको अगर कनाडा जाना है तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट लगेगी, और लॉन्ग हॉल फ्लाइट लगने के लिए जो रनवे चाहिए था वो था नहीं यहाँ पर। तो वो जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था उसको हमने ओवरकम कर लिया है। तो पहली चीज़ ये है कि अब जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के ऑपरेटर्स हैं उनको हम सबसे पहले तो उनको इनवाइट कर सकेंगे कि आप आइए और यहाँ पे फ्लाइट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कितना सुंदर आप यहाँ पे बैठे हैं। आप यहाँ पे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, है ना। आपको लगेगा किसी आप एक मैदान में या किसी गार्डन के अंदर बैठे हैं, अंदर सुंदर। तो इतना सुंदर ये एयरपोर्ट हम ऑलरेडी बना के भारत सरकार ने इसको चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पब्लिक को समर्पित कर ही दिया है। तो अब हम जब एयरलाइन को सब ये बताएंगे तो डेफिनेटली जब उनको पता रहेगा कि यहाँ पर अवेलेबल है तो वो आएंगे। और सेकेंडली क्यों आएंगे, जो आप जानना चाह रहे हैं मुझसे, मेरा जो रीजन है, ये जो रीजन है चंडीगढ़ और इसके आसपास का एरिया, अगर आप 200 किलोमीटर का सर्कल खींचेंगे तो करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। 50 मिलियन पीपल यहाँ पर आसपास में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चंडीगढ़ से चलेंगे अमृतसर की तरफ तो जो पूरा बेल्ट है, लुधियाना, जालंधर, दोआबा, नवा शहर, रोपड़, जो भी फगवाड़ा, जो भी बीच में आता है, वो सारा का सारा NRI बेल्ट है। तो इन NRIs के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनको 2 एयरपोर्ट उनको मिल जाएंगे आसपास में। 2-2.5 घंटे की ड्राइव में 2 एयरपोर्ट, कहीं से भी आप जाओ 2-2.5 घंटे के अंदर आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक अमृतसर एयरपोर्ट और एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट हमारा। तो ये जो पोटेंशियल है, और इसके अलावा मैंने एक तरफ की आपको बात करी, इसके अलावा पूरा हिमाचल मेरा कनेक्टेड है, इसके अलावा मेरा हरियाणा कुरुक्षेत्र तक पूरा कनेक्टेड है, पटियाला तरफ मेरा पूरा कनेक्टेड है, देहरादून तरफ पूरा कनेक्टेड है, जम्मू तरफ मेरा पूरा कनेक्टेड है। मतलब मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे जाने के लिए। तो अब पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल कहाँ का है? देखिए, भारतवर्ष में 3 सेंटर्स हैं NRIs के और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के। पहला सेंटर आप केरला को लीजिए, जो कि आपका मिडिल ईस्ट की तरफ मैक्सिमम उनका जो रुझान है वहाँ का रहता है जाने का, है ना। दूसरा सेंटर आप गुजरात है, जो आपका US, UK और प्लस यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये सब उनके डेस्टिनेशंस हैं। तीसरा जो सेंटर है, इक्विवेलेंट है करीब करीब आप गुजरात का ले लिया, शायद ज़्यादा ही कहूँगा मैं तो, वो है पंजाब। जो पंजाब का जो मेरा जो ट्रैवलर है वो बेसिकली आप देखिए, आप कनाडा जाता है, ठीक है, आपका US जाता है, आपका UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे मेजर जो डेस्टिनेशंस हैं, मेजर डेस्टिनेशंस हैं। तो ये जो सारे डेस्टिनेशंस, इन सब में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे डेस्टिनेशंस आप वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आपको हब को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारा सबसे बड़ा जो ड्रीमलाइनर वगैरह यहाँ पर ड्रीमलाइनर बिल्कुल आ सकता है। ड्रीमलाइनर तो बल्कि छोटा है, मैं तो 777 की बात कर रहा हूँ, जम्बो की बात कर रहा हूँ, एयरबस 330, एयरबस 350 की बात कर रहा हूँ। तो ड्रीमलाइनर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसमें जो लॉन्ग हॉल है, ज़्यादा लंबे दूरी तक के लिए जा सकता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया भी फ्लाई कर सकता है। तो ये उसकी खास बात है ड्रीमलाइनर की। तो जिस भी एयरलाइन के पास में वो होगा, लेकर आना चाहेगा, तो उनका स्वागत है।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੈਰ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। पैरेलल टैक्सी जो सर्विस होती है अंदर रनवे के लिए, वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल होगा या बनेगा फ्यूचर में? तो पैरेलल टैक्सी के बारे में मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए एक बार बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है। बेसिकली जब रनवे के ऊपर फ्लाइट लैंड करती है तो रनवे जहाँ पे वो फ्लाइट रुकती है वहाँ से उसको एग्जिट करा सकते हैं हम। एग्जिट करा करके एक पैरेलल एक टैक्सी बनती है, उसके ऊपर वो जहाज़ को लेकर के आ सकते हैं। तो उससे होता ये है कि जहाज़ को वापस पलट के रनवे के ऊपर से आकर के एप्रन तक नहीं आना पड़ता। तो उसकी वजह से जो रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम है वो कम हो जाता है अगर आपके पास पैरेलल टैक्सी ट्रैक हो तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का हम ऑलरेडी टेंडर कर चुके हैं और ये टेंडर अभी मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर खुल भी जाएगा। और हमारा पूरा टारगेट ये है कि अगले मार्च 2020 तक हम पैरेलल टैक्सी ट्रैक को बना करके तैयार कर दें। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज की तारीख में हमारी रनवे की जो कैपेसिटी है वो 15 जहाज, 15 लैंडिंग्स या उसको कहेंगे 15 मूवमेंट्स पर आवर हम ले सकते हैं। जब ये आ जाएगा पैरेलल टैक्सी हमारा बन जाएगा तो मार्च 2020 के बाद तो हम 30 या 35 या 40 या काफ़ी हम ज़्यादा मूवमेंट हम इसको हम पर आवर हम ले पाएंगे। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? कब तक? इसका तो टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब चल रहा है टेंडर इसका, ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है। बिडिंग हो भी गई है, करीब 8 पार्टियों ने उसके पार्टिसिपेट भी किया है। तो क्योंकि बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो फिर इसको हम 1 महीने के अंदर अंदर ये अवार्ड हो जाएगा और ये 8 से 10 महीने तक का काम होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मार्च 2020 तक डेफिनेटली जहाज उसके ऊपर आपको दौड़ते हुए पाए जाएंगे। रीजन के लोगों की हमेशा जैसे डिमांड रही, इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे हम दोबारा आते हैं क्योंकि अमृतसर से ऑप्शंस हैं, चंडीगढ़ से नहीं है। तो किस तरह आप देखते हैं इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के नज़रिए से? तो देखिए, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है ये 2 तरह से हम लोग, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो रीजन का जो ट्रैफिक है वो आपका US, आपका कनाडा है ना, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे बेसिक डेस्टिनेशन हैं और सारे के सारे लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन हैं, मतलब 5000 किलोमीटर अबाव हैं। इनके लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लगते हैं। अदरवाइज अगर इनको आपको टच करना है तो पुराना जो एयरपोर्ट था या पुराने जो छोटा जो रनवे था उसके हिसाब से आपको हब यूज़ करने पड़ते थे। आज भी अमृतसर से कई फ्लाइटें हब यूज़ कर रही हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा हब है दिल्ली, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ का सारा पैसेंजर जो जाता है वो दिल्ली जाता है और दिल्ली से फिर आगे फ़्लाइटें लेता है। ऐसे ही अमृतसर का पैसेंजर भी दिल्ली जाता है, दिल्ली से आगे जाता है। और जो दिल्ली नहीं जाता है वो अमृतसर से भी कहाँ जा रहा है, जैसे दोहा जा रहा है, अशकाबाद जा रहा है, ताशकंद जा रहा है, कोलालमपुर जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है। तो ये जो हब्स इस तरह के हैं वो वहाँ पे शॉर्ट हॉल फ्लाइट जा सकती हैं, जो एयरबस 320 टाइप की जो फ्लाइट्स होती हैं 737 से। तो हमारा जो ध्येय है इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का वो डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए करने का हमारा ज़्यादा है। मतलब हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट US, कनाडा की फ़्लाइट्स हों, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट जो डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हों। तो इस एयरपोर्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए, जो डायरेक्ट लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल में वो फ्लाइट्स आएंगी? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो इंटरनेशनल कैरियर्स होते हैं उनको डेफिनेटली प्लानिंग करने के लिए, एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के लिए टेक्निकल यहाँ पे उनको सर्वे करना है आकर के, वो उन सब कामों को करने में थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स से नोटम हो जाएगा, नोटम का मतलब है कि ऑथेंटिकली जो है इंफॉर्मेशन टू दी एयरलाइंस उनको हो जाएगी कि ये एयरपोर्ट 31 से चलेगा और ये फैसिलिटी मिल जाएंगी। जब ये फैसिलिटी डिक्लेयर हो जाएंगी उसके बाद में कोई भी एयरलाइन अपना कमर्शियल प्लान रोल आउट करती है और ऑपरेशनल प्लान रोल आउट करती है। तो जब उनको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी, इसका इंस्पेक्शन वो लोग करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद में वो फ्लाइटें लगाएंगे। बट ये डेफिनेटली ये तय है कि पहला स्टेप हमने पार कर लिया है। फिलहाल वेले एक और ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होने एयरपोर्ट के नाल।
ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे एक ड्रीम था इस एयरपोर्ट का और शुरू हुई चीज़ें, ठीक है, अब आपने मुझे बताया कि प्रॉफिट में भी जा रहा है एयरपोर्ट, चलो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए भी, लेकिन फैसिलिटीज़ और क्या ऐड ऑन होंगी? जैसे और टर्मिनल बिल्डिंग का प्रपोजल है? तो इसमें अभी हमारे पास में जो कैपेसिटी है वो 4.5 मिलियन की कैपेसिटी है और हमारे पास में 2 सिमिलर बिल्डिंग का जो है मास्टर प्लान हमारे पास में रेडी है। इसके अलावा इसी बिल्डिंग के अंदर और एडिशनल एरोब्रिज जोड़ करके इसकी कैपेसिटी पर्टिकुलर बिल्डिंग बढ़ाने का भी हमारे पास में प्लान रेडी है। तो कैपेसिटी तो हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि जब फुल फ्लेजर हमारे पास करीब करीब हम 20 से 25 मिलियन कैपेसिटी तक हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास में कैपेसिटी तो बहुत है। पैसेंजर फुटफॉल इंक्रीज हुआ है विद द टाइम? हाँ, पैसेंजर फुटफॉल देखिए आप, जो 2015 में जब हमने इसको इनॉग्रेट किया था, पुराने एयरपोर्ट से हम इसको नए एयरपोर्ट के ऊपर लेकर के आए थे, तब हमारे पास से 12 लाख पैसेंजर्स के आसपास में थे। आज की तारीख में 22,50,000 पैसेंजर हमने लास्ट ईयर हमने हैंडल किए हैं। एनुअल जो है एनुअल पैसेंजर हैं। तो इतना पैसेंजर, ये जो इतना स्टीप ग्रोथ जो है इंडिया में किसी और एयरपोर्ट का नहीं है। हमारे पास में ये जो स्टीप कांस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी। मतलब मैं आपको थोड़ा ये फिगर बताना चाहूँगा कि 2006-07 में हमने केवल 1,54,000 पैसेंजर्स लिए थे और इस एयरपोर्ट से मतलब शहर से मैं कहूँगा, क्योंकि ये तो तीसरा एयरपोर्ट है शहर का पिछले 10 साल के अंदर। जो वहाँ पर सबसे पहले छोटा एयरपोर्ट था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, 0.54 मिलियन भी नहीं थी उसकी कैपेसिटी, 0.054 मिलियन बेसिकली। और जो उसके बाद में नया जो एयरपोर्ट हमने बनाया था उसी जगह के ऊपर, उसकी 0.8 मिलियन है, 8 लाख पैसेंजर की थी। उस एयरपोर्ट ने साथ दिया हमारा 12 लाख पैसेंजर तक का। जब 12 लाख पैसेंजर्स वहाँ पर हमने उससे केटर की 2015 के अंदर, उसके बाद में हम ये 45 लाख की बिल्डिंग हम लेकर के आए हैं और अगली 2 बिल्डिंगों की ओर तैयारी है। इस तरह से है बेसिकली। तो इंटरनेशनल जब होता है, कितने इमिग्रेशन काउंटर्स अभी हैं और कितने ऐड ऑन किए जाएंगे? इमिग्रेशन काउंटर्स हमारे 4.5 मिलियन कैपेसिटी और इसकी यहाँ की जो कैपेसिटी उसके लिए हमारे पास में बिल्कुल सफिशिएंट है, स्टाफ भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये जब भी अगर और ज़्यादा फ्लाइटों आएंगे तो बढ़ाए भी जा सकते हैं, उसमें इमिग्रेशन कस्टम्स काउंटर का हमें कोई इशू नहीं है। चेक इन काउंटर्स भी हमारे पास में 48 हैं, जो कि अभी आज की तारीख में मैं उसको 30 यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा कस मशीन्स वगैरह जो हम सेल्फ बोर्डिंग जिसको बोलते हैं, वो मशीन्स भी हम लेकर के आ पाएंगे, हम ले आएंगे। तो ये हमारा देखिए, ये एक तरह से कंटिन्यूस डेवलपमेंट वाली बात है। तो जैसे जैसे हमारे पास में पैसेंजर बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से हम फैसिलिटी हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। सर, फॉग हमेशा एक कारण रहा है जो जिससे ये रीजन जो है बैटल करता है। नेचुरल फिनोमेना है, किसी का उसमें कोई कसूर नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी किस तरह की है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे यहाँ आ रही है आप फाइट कर सकें फॉग को? तो इसमें ऐसे है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कैटेगरी 1 ILS है, जो कि 1200 मीटर की विजिबिलिटी एंड अबाउ उसको हैंडल करता है। इंडियन एयरफोर्स कैटेगरी 2 लगा रहा है रनवे की एक तरफ से, जिसको हम 29 साइड से या जीरकपुर तरफ से जो लैंड करता है, उसके लिए कैटेगरी 2 ILS ऑलरेडी लगा रहा है, जो कि मार्च तक लग जाएंगी। या अगर 1-2 महीना लेट भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारा फॉग सीज़न आएगा अब दिसंबर 2019 में। इसके अलावा भारतीय मानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है ये वाली, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम कैटेगरी 3 के लिए जाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो कंपनियों से नेगोशिएशंस ऑन हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी सर्दियों में हम कैटेगरी 3 भी लेकर के आ जाएंगे, तो 50 मीटर एंड अबाव विजिबिलिटी के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ है, फॉग के लिए कोई इशू नहीं है इसमें। कार्गो की भी बात हुई थी। कार्गो हम लोग 6000 टन जो है कार्गो 6000 टन हम पर ईयर हम ऑलरेडी हम भेज रहे हैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी, जो कि डिफरेंट एयरलाइंस हमारे पास जा रहा है। तो ये जो कैपेसिटी तो एक बात है, प्लस कार्गो टर्मिनल दूसरी बात है। तो कार्गो टर्मिनल भारतीय मानपत्तन प्राधिकरण की एक सब्सिडरी है AI क्लास, AAI CLAS AI क्लास जो कंपनी है, यह कंपनी के साथ हमारा निगोशिएशन चल रहे हैं, और वो कंपनी यहाँ पे कार्गो हब को डेवलप करेगी। कार्गो हब का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कार्गो और डोमेस्टिक कार्गो
प्लस पेरिशेबल कार्गो, ये तीनों वो चीज़ें वो उसको हैंडल करेगी, डेवलप करेगी और रन करेगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे एक्सपेंशन हो और ये चीज़ें बढ़ें और 24/7 हो, गेम चेंजर हो, फॉर्च्यून चेंजर हो और लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ से मिलें। सो ये थे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO सुनील दत्त जी, जिन्होंने बोला कि हाँ 24/7 ऑपरेट हो जाएगा ये एयरपोर्ट मार्च के बाद, और जो डोमेस्टिक जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, और फ्यूचर में होप करते हैं कि जो रीजन के NRIs हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी और ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से आए। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, ABP ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।